ओके, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत करता हूं मैं ईगल सेफ्टी इंस्टीट्यूट के इस फर्स्ट एड के ट्यूटोरियल वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट एड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर आप चूंकि जानते हैं, आपके घर में भी, आपके सोसाइटी में, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर तो जनरली हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन किसी में जब बढ़ जाता है तो वो एक सोचनीय बात हो जाती है। उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी जरूरत पड़ता है तो मेडिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ जाती है, राइट? तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैटर है, जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे, शायद, है ना? राइट और रॉन्ग? तो हमें ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी हो या वैसे भी चूंकि हमारे सोसाइटी में ये कॉमन है, तो हमें आना चाहिए। उसका सेफ्टी कैसे, उसका प्रिकॉशन कैसे, और उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है और सब चीजें, कितना अमाउंट ब्लड प्रेशर बता रहा है, फिर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, राइट? तो क्या शुरू करें? वेरी गुड। फर्स्ट एड में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा सर? हमने बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड यानी कि फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट एड पढ़ा कि फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड क्यों जरूरी है। हमने सेल्फ हेल्प पढ़ा और हेल्प अदर पढ़ा, राइट? सेल्फ हेल्प और हेल्प अदर, यानी कि अगर हम एक फर्स्ट एडर हैं तो नॉलेज हमारे ऊपर है, हमारे दिमाग में है। अगर हमारा बॉडी, हमारा हाथ पैर सुरक्षित है, स्वस्थ है, हमें ही खुद अगर कुछ समस्या हो गया, ठीक है, हमें ही कुछ अगर समस्या हो गया, तो हम अपने हाथों से खुद का फर्स्ट एड कर ले, क्योंकि दूसरे का तो करना हमारा धर्म है ही, खुद का भी हम कर ले। लेकिन अगर हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आइडिया तो है कि फर्स्ट एड कैसे करना है, तो हम दूसरों को इंस्ट्रक्ट करके, दूसरों को डायरेक्ट करके हम फर्स्ट एड खुद का करवा सकते हैं। तो जब हम खुद का फर्स्ट एड खुद से या दूसरों से खुद के लिए करवाएं, उसी को हम सेल्फ हेल्प कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेल्फ हेल्प। और जब हम दूसरों को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हम हेल्प अदर कहते हैं उसको, राइट? चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं। एक दो चैप्टर्स हम पढ़े भी हैं, बर्न पढ़े हैं, राइट? कि बर्न क्या होता है, बर्न कितने प्रकार के होते हैं, स्किन के लेयर कितने होते हैं, किस लेयर में बर्न होगा तो उसका फर्स्ट डिग्री बोलेंगे, सेकंड डिग्री बोलेंगे, थर्ड डिग्री बोलेंगे, सबका इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रिकॉशन और सेफ्टी कैसे लेना है, ये मैंने पढ़ा। आगे जो हम चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं वो है ब्लड प्रेशर। एग्जैक्टली, ब्लड प्रेशर, वेरी गुड। तो क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही है? आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो टर्म है फर्स्ट एड, इसको हमने 2-4 दिनों से डिस्कस करते रहे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहुंचे हैं ब्लड प्रेशर तक, राइट? ब्लड प्रेशर तक, वहां नीचे रखिए, कोई दिक्कत है? यस, हियर वी आर, ब्लड प्रेशर साहब। राइट, ब्लड प्रेशर हियर। तो प्रश्न है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ये इतना कॉमन टॉपिक है कि छोटा छोटा बच्चा भी ये टर्म को, ब्लड प्रेशर को सुन रखा है। आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा कि क्या होता है, कैसे है, क्यों, लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर, हमारे घर में दादा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका कम हो जाता है, ऐसे करके लोगों ने सुन रखा है। तो बहुत ही कॉमन टर्म है, ठीक है? डॉक्टर्स के पास तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, लेकिन आप भी अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोगों देखेंगे जो बार बार ब्लड प्रेशर का चर्चा करते रहता है। हम में से, हम लोग यहां 60-70 आदमी बैठे हैं, तो हम में से 10-15 आदमी का ब्लड प्रेशर एलिवेट होते रहता है, और अगर मैं सही हूं तो लगभग आधा ज्यादा लोगों का, है ना? तो ब्लड प्रेशर हमारे अंदर तो ब्लड का फ्लो है ही, एक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जिसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन कभी हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खाना पाना से, है ना, खाना पीना से ऊपर नीचे होते रहता है। उसी वेरिएशन जब होता है ब्लड के प्रेशर में, जो नॉर्मल होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, उसी को ब्लड प्रेशर का डिफेक्ट कहते हैं।
ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, कम हो, बहुत कम हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है और हमें सीखना है और उससे कैसे बच बचाव करनी है उसके बारे में भी जानना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है? ब्लड प्रेशर। एग्जैक्टली, ब्लड प्रेशर। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। ब्लड मतलब रक्त, है ना? रक्त, और प्रेशर मतलब चाप। ब्लड मतलब रक्त और प्रेशर मतलब चाप। रच बोलते हैं, रच। रक्त का चाप यानी कि रक्त का प्रेशर। कैसा प्रेशर? जब ब्लड आगे बढ़ता है तो पीछे से जो धक्का लगता है, दूसरे ब्लड, जो नया ब्लड आ रहा है, वो प्रेशर या कुछ और? कुछ और। क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, पहले पढ़िए। द प्रेशर इन द आर्टरीज वेरीज with the beating of heart. When the heart contracts, the pressure in the artery system increases. When the heart relaxes, the pressure in the arteries decreases. The pressure exerted on the main arteries is known as blood pressure, and it is recorded by a blood pressure measuring instrument that is called BP machine. ठीक है? मान के चलिए ये ऐसे करके दिल होता है, ठीक है? ये एक नस आता है और ये एक नस बाहर जाता है। इसके अंदर वाल्व होता है, चेंबर्स होते हैं, ऐसे करके पार्ट होता है। तो ये जब ब्लड दबता है, क्या करता है? सिकुड़ता है, पचकता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये ब्लड दबेगा तो अंदर का सारा जो ब्लड मटेरियल है वो बाहर जाएगा। जाएगा ना जी? बातें नहीं। जब ब्लड दबेगा तो मटेरियल आउट होगा। तो अब हमारे पास दो पाइप है, यानी कि दो नसें हैं, एक ये और एक ये। जब ब्लड आउट फ्लो होता है तो किस में जाता है? इस वाले में जाता है, क्योंकि इसका नाम है आर्टरीज। ठीक है? जब हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जाता है तो आर्टरीज के माध्यम से जाता है, और बॉडी से घूम के अपना सारा काम करके, जो ब्लड का काम है हीमोग्लोबिन को अपनी जगह पहुंचा करके, वापस जब हार्ट में अगेन पंपिंग के लिए आता है तो किस नस से आता है? वेन, वेंट्रिकल। ठीक है? तो हमको इसको अभी नहीं पढ़ना, हमको इसको जानना है, क्योंकि हमारा फ्लो से मतलब है, हमारा ब्लड आउटिंग से मतलब है। जब हार्ट दबता है यानी कि पुश से पंप करता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है अंदर के मटेरियल बाहर फेंकने के लिए। तो आर्टरीज में ब्लड आगे बढ़ता है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है बॉडी की तरफ, टुवार्ड्स द बॉडी, और बॉडी से टुवार्ड्स द हार्ट, दो फ्लो होता है, एक बॉडी की तरफ, एक बॉडी से हार्ट की तरफ। तो हमें किस पे ध्यान देना है? बॉडी की तरफ जो जाता है, यानी कि आर्टरीज वाले फ्लो पे देखना है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। यानी कि हार्ट से जब ब्लड बॉडी की तरफ जाता है तो किस नस से जाता है? आर्टरी से जाता है। किससे जाता है? आर्टरी से। ये लिखा है यहां पे, आर्टरी। अब आर्टरीज में जब पंप होता है, पहले से भी खून है भरा हुआ, चूंकि नली है तो खून तो पहले से भी है, लेकिन एक नॉर्मल प्रेशर में रहता है। लेकिन जब हार्ट दबता है तो सारा मटेरियल अचानक से प्रेशराइज होकर बाहर निकलता है, यानी कि एक धक्का लगता है। आगे की खून, जो आगे के मटेरियल है उस आर्टरी के अंदर धक्का लगता है, तो आगे भी है खून और पीछे से एक प्रेशर से आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे भी धक्का देता है और दीवार, आर्टरीज की दीवार पे भी प्रेशर पड़ता है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं जी? ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है? अब दबता है जब दिल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लो होता है, आउट, ब्लड आउट होता है, और रिलैक्स होता है तो ब्लड भरता है उसमें, यानी कि फिर कौन सा एक्टिव होता है? ये फूलेगा तो इधर से मटेरियल अंदर जाएगा, ये पचकेगा तो ये मटेरियल आउट होगा। समझ में आ रहा? तो बात हम आर्टरीज ही कर रहे हैं। तो आर्टरीज मान के चलिए कि ये आर्टरीज है, ठीक है? ये पाइप है और पहले से दिख रहा है, पहले से ब्लड है ही। अचानक से ये हार्ट है, अचानक से ये दबा और पंप किया तो एक फ्लो कस के प्रेशर के साथ ही आगे बढ़ा। तो पहले भी ब्लड था इसमें और अचानक ब्लड और धक्का हो रहा है उसको, है ना, एक पुश
लग रहा है तो इधर भी फोर्स बढ़ेगा और इधर भी फोर्स बढ़ेगा दीवार पे और इधर भी फोर्स बढ़ेगा। ये दीवार पे जो प्रेशर पड़ता है इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी हम यहां पढ़ रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे हम लोग। आप देखेंगे योर ब्लड प्रेशर नंबर एंड व्हाट दे मीन। आपने सुना होगा कि भाई नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मली बिना कुछ समस्या के जो आपके बॉडी में होता है, उसको मेजर जब करते हैं तो 120/80 होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इस आखिर ये नंबर बनता कैसे है, कहां से नंबर आता है? बेबी मशीन का यूज करके हम जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो इस तरह कुछ नंबर 140/90, 150/70, 120/80 ऐसे नंबर निकल करके सामने आता है। क्या ये नंबर, ये दो नंबर, इन नंबर्स का क्या मतलब है, कहां से ये नंबर आते हैं, क्या क्या बोलते हैं इनको नंबर को? ठीक है, तो पहले वाले नंबर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और दूसरा नंबर बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? यहां ब्लैक पे दिखेगा नहीं, यहां लिख दे रहा है डायस्टोलिक। ठीक है, यानी कि आपके यहां सामने भी लिखा हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है इसका मतलब? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? ये तो क्लियर हो गया भैया, ऊपर वाला जो होता है वो, नीचे वाला को क्या कहते हैं? तो लेकिन क्या मतलब होता है, ये कहां से नंबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मान के चलिए कि एक ये नस है, किस नस में हार्ट से ब्लड आउट होता है? वेंट्रिकल आर्टरीज। आर्टरी, ये क्या है? ये आर्टरीज है। ठीक है, ये आर्टरी है। इसमें पहले से भी कुछ ब्लड है ना जी? और हार्ट के पंपिंग से अचानक एक फ्लो बना, इतना दूर तक अचानक एक प्रेशर बना। ये पहले से नॉर्मल था यहां पे, और इतना फ्लो में इतना, तो ये जो नॉर्मल था और ये प्रेशर वाला ब्लड आगे बढ़ा, तो यहां से दीवार इसका इधर प्रेशर देगा, तो जहां से एक्चुअल प्रेशर क्रिएट हुआ उस पॉइंट को हम सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब फिर इतना दूर तक खून था हार्ट में, इतना दूर तक फेंका, और ये जो प्रेशर वाला खून यहां से यहां तक है, ये जब आगे बढ़ गया फिर यहां खून कैसा है? नॉर्मल है। क्या है? और फिर यहां जो दीवार फूला था, यहां जो दीवार पे प्रेशर पड़ रहा था, फिर यहां पे प्रेशर कम हो गया क्योंकि ये नॉर्मल आ गया। ये फ्लो वाला नहीं है, पंपिंग ब्लड कहां है? यहां है, और ये नॉर्मल ब्लड है। तो फिर यहां से जब ये दीवार का प्रेशर रिलीज होगा, ये प्रेशर इधर बढ़ रहा है और यहां रिलीज हो रहा है, तो ये दीवार पे जो प्रेशर पड़ा उसके नंबर में चेंज होगा ना। अगर यहां पे 20 है तो यहां पे तुरंत फिर 15 पे आ जाएगा, यहां 15 था तो इस प्रेशर से 20 पे चला जाएगा। तो दो नंबर यहां पे चेंज हमको पता चलता है। एक यहां पे तो पहला जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और दूसरा नंबर जो बनता है मिलता है हमको उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी कि चेंज इन ब्लड प्रेशर, चेंज इन द नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर। यहां नॉर्मल वाला ब्लड प्रेशर था तो कुछ होता, क्या होगा? 120/80। पंपिंग वाला ब्लड मिला तो प्रेशर पड़ा तो ये दीवार थोड़ा सा फैलेगा, तो यहां पे नंबर चेंज होगा प्रेशर का। फिर ये पंपिंग वाला ब्लड खत्म होगा, फिर नॉर्मल पे आएगा तो यहां पे नंबर चेंज होगा। तो इस पहले चेंज नंबर को, पहले जो नंबर चेंज हो रहा है, पहले जो प्रेशर पड़ रहा है, उस नंबर को, उस जगह को, उस पॉइंट को हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और जो प्रेशर खत्म हो रहा है यानी कि बैक टू नॉर्मल, उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। राइट? क्या कहते हैं सर? डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर ये 120 पता चल रहा है और ये 80 पता चल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 120/80। अब नंबर हमको याद करना पड़ेगा, इतना नंबर आए तो क्या कहेंगे, इससे ज्यादा नंबर आए तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या हम पढ़ लिए, क्या हम समझ लिए व्हाट इज सिस्टोलिक एंड व्हाट इज डायस्टोलिक? जब हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में एक अमाउंट ऑफ ब्लड पहले से भी है, लेकिन एक पंप होता है हाई फ्लो में, हाई प्रेशर में। तो जो प्रेशर वाला ब्लड आगे बढ़ता है, तो जहां वो जैसे से आगे पड़ता है, जैसे से वो आगे पड़ता है और बढ़ता है, तो जो दीवार पे
आर्टरीज के दीवार पे अचानक प्रेशर जब पड़ता है, उस पहले प्रेशर को हम सिस्टोलिक कहेंगे, और प्रेशर फिर डाउन होता है नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, उतना ब्लड जो भी मटेरियल है वो आगे बढ़ जाता है, तो फिर नॉर्मल होगा ना, बैक टू नॉर्मल, उसको हम डायस्टोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या मेरी बात सब तक पहुंची? आप मेरे साथ हैं? समझ में आ रही है? अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, एकदम शांति से प्रॉब्लम है, तो आप मुझको खड़े होकर पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दिस, नो, शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े? वेरी गुड, पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। द फर्स्ट नंबर, यानी कि जो बदल रहा है नंबर, नॉर्मल से हेवी प्रेशर में जो नंबर पता चला आपको वो, और द सेकंड नंबर जो हेवी प्रेशर से फिर बैक नॉर्मल में आ रहा है। इट इंडिकेट्स हाउ मच प्रेशर योर ब्लड एक्सर्टिंग अगेंस्ट योर आर्टरीज वॉल व्हेन द हार्ट बीट्स। जब हार्ट बीट होता है तो प्रेशर वाला जो ब्लड फ्लो होता है, एक खास अमाउंट, जितना हार्ट में ब्लड समाया रहेगा उतना ही ना पंप जाएगा, पूरे यहां से लेके यहां तो प्रेशर नहीं ना होगा, प्रेशर तो उतना ही ब्लड के लिए, और उसका एरिया जहां पहुंचेगा, तो पहला प्रेशर हम डायस्टोलिक, और खत्म वाला प्रेशर सिस्टोलिक। इसमें कहीं कोई दिक्कत है मुझको पूछिए, नहीं समझ रहे? जिस तरीके से आपने देखा होगा, इसे पानी पॉर करने वाला घर बनता है, तो पानी पटाने वाला जो प्लास्टिक का पाइप होता है, रबर का पाइप होता है, उसे देखिए बीच में कभी एयर घुस जाता है, देखा है? ये पाइप हो गया, ये पूरा पानी भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, और इतना दूर जो है आपका एयर घुस जाता है, तो एयर आगे भी तो बढ़ता है। तो पहला जो पॉइंट है उसको हम सिस्टोलिक कह देंगे, और दूसरा पॉइंट है उसको डायस्टोलिक। तो यहां एयर नहीं है, ये प्रेशर वाला ब्लड है, इतना इधर है ब्लड, इधर ब्लड है, लेकिन प्रेशर ब्लड है। तो पहला नॉर्मल था, अचानक ब्लड फ्लो हुआ तो धक्का देगा ना जी, आगे भी देगा और साइड में जहां जहां जगह मिलेगा उतना फैलाएगा उसको। तो प्रेशर में चेंज हुआ, फिर धक्का वाला से नॉर्मल आया तो प्रेशर में चेंज हुआ, तो पहला जो नंबर है उसको कहेंगे, और दूसरा जो चेंज नंबर मिल रहा है उसको डायस्टोलिक, राइट? ओके, सेकंड नंबर डायस्टोलिक प्रेशर indicates how much pressure your blood is exerting against your artery wall while the heart is resting। मतलब जब हार्ट बीट करता है तो जो प्रेशर अचानक पड़ता है उसको फर्स्ट वाला को डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है यानी कि बीट नहीं करता है तो फिर वो डाउन होगा ना, तो फिर जो प्रेशर कम होता है, घटता हुआ, यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड नंबर, उसको क्या कहेंगे हम? डायस्टोलिक। और उसी हाई प्रेशर और माने इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर के नंबर में वो हम डिवाइड करते हैं, सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, 120 बटा 80, 150 बटा 70, ऐसे करके हम ब्लड प्रेशर का नंबर हम निकालते हैं। और अलग अलग नंबर का अलग अलग मतलब होता है, चीजें हमें याद रखनी चाहिए, अभी पढ़ेंगे हम लोग। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, आइए अब हम आते हैं उस पर कि अगर 120 बटा 180 आए उसका क्या मतलब हुआ, 135 बटा 90 आए उसका क्या मतलब हुआ, 150 बटा 140, जैसे भी नंबर आता है सब नंबर का अलग अलग मतलब है, क्या हुआ पढ़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर के रेंजेस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने? 5। ब्लड प्रेशर के जो रेंज होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए होते हैं। पहला हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल व्यक्ति का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वो कॉमन होता है, आप सब जानते हैं, 120 बटा 80। फिर उसके ऊपर एलिवेटेड का नाम देते हैं, वो क्या होता है अभी बताएंगे आपको। फिर उसके ऊपर हाइपरटेंशन स्टेज 1 होता है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 होता है, 4 हो गए, और लास्ट जो है हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है। क्राइसिस वर्ड से ही आप समझ गए ये मैटर पेचीदा है, कोई बात नहीं, पढ़ते हम लोग। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 5। 5 ब्लड प्रेशर रेंज है। पहला भाई साहब हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसमें क्या होता है साहब? इसमें होता है कि ब्लड प्रेशर वो 120 बटा 80 या उससे कम, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 120 बटा 80 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का यूनिट है mmHg, अभी हम बताएंगे।
इसको हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा उल्टा सीधा है, तो 5 ऊपर 5 नीचे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। कभी कभी हमारे इंस्ट्रूमेंट जिससे नापते हैं वो भी हल्का सा गलत मिस्टेक कर जाता है। तो अगर 120 की जगह 125 भी हो गया तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। 115 भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लमसम 120 के आसपास होना चाहिए, 120/80 के आसपास होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अगर एलिवेटेड की, तो ये भी बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन एक ये सायरन है, एक ये अलर्ट है कि भैया सुधर जाओ। टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान अब देना चाहिए आपको। एलिवेट का मतलब होता है उठ जाना, थोड़ा सा हल्का सा रेज हो जाना। आप यहां हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गए तो उसको कहेंगे बढ़ा हुआ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। टेंशन वाली बात नहीं है, हल्का सा है, ठीक कर लोगे। ये जो कैजुअल हम लोग फील करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मल ठीक हो जाएगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही से बढ़ा हुआ, यानी कि 120 से लेकर के 129 तक, यानी कि 10 का रेंज, 80-90, ठीक है। इसको हम कहेंगे एलिवेटेड। आप लोगों में से, आप लोग यंग ब्लड है, अभी मैं नाप दूं बीपी आपका, तो आप में से 70% लोगों का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड ही होगा। क्यों? क्योंकि खान पानी भी ठीक नहीं है और आप लोग भाग दौड़ करते रहते दिन भर, तो थोड़ा सा हो जाता है। इसका मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है ही। नॉर्मल तो नहीं है, एटलीस्ट कम से कम नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल का लाना। तो ऐसे जब एलिवेट होगा ना, तो 1, 2, 3 दिन हम अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, नमक वगैरह छोड़ेंगे, तो आ जाएगा। दवाई की आवश्यकता नहीं है हमें, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो एलिवेटेड किसको कहेंगे? जब हमारा सिस्टोलिक 120 से 129 हो और डायस्टोलिक 80-85 हो, तो हम उसको कहेंगे एलिवेटेड। क्या हम समझ रहे हैं? क्या कोई दिक्कत है? इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा लाइफस्टाइल में परिवर्तन चाहिए, ठीक है। कैसे? थोड़ा सा नमकीन खाना, मसालेदार खाना 2-3 दिन कम कर देंगे, अपने आप वो आ जाएगा, लेकिन करेंगे तो। नहीं तो 100 नहीं करेंगे तो 29 से कब होगा? 28 होगा कि 30 होगा? 30 होगा। चलिए आगे अगर बात करें तो यहां से समस्या शुरू होता है, हाइपरटेंशन स्टेज 1 से। हाइपरटेंशन स्टेज 1 व्हेन द ब्लड प्रेशर कंस्टेंटली रेंजेस फ्रॉम, अगर 130 से बढ़ते जा रहा है तो 130 से 139 अगर हो रहा है, 140 हो रहा है और नीचे 80-90 हो रहा है, तो अब विचारणीय बात है, यानी कि अब आप हाइपरटेंशन के स्टेज में, यानी कि बीमारी के स्टेज में चले गए। बीमारी का पहला कदम, हाइपरटेंशन बीमारी है, उसका पहला स्टेज पे आप आ गया। इसमें क्या है भाई? इसमें डॉक्टर कहता है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। 1-2 दिन से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप 20 नंबर आगे बढ़ चुके हैं, 2, 4, 5, 10 नंबर नहीं है। अब 1-2 दिन लाइफस्टाइल चेंज करने से काम नहीं चलेगा, आपको बकायदा 2, 4, 5 महीना अपने खाना पीना पे ध्यान देना पड़ेगा। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी खतरा रहता है, दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड का फ्लो कहां से? हार्ट से ना है, तो अगर हार्ट बहुत तेजी से पंप कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, सुधारा नहीं गया तो बड़ा कुछ बीमारी हो सकता है। इसलिए टेंशन वाली बात है, इसलिए बीमारी के ग्रुप में शामिल हो जाता है पहला कदम, हाइपरटेंशन स्टेज 1। एनी प्रॉब्लम? इसमें भी आप अगर चाहें तो दवाई की आवश्यकता नहीं है, आप अपने रूटीन को चेंज करके एक्सरसाइज, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज भी आता है, हार्ट वगैरह का एक्सरसाइज आता है, उसको कर करके अपने लाइफस्टाइल, अपने फूडिंग हैबिट को चेंज करके लंबे समय के लिए, 1-2 दिन से काम नहीं चलेगा इसमें, तो आप इसको बिना दवा का भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी अगर आप रेंज बढ़ जाता है आपका ब्लड प्रेशर का, तो आप किस सेक्टर में चले जाएंगे? हाइपरटेंशन स्टेज 2। इसमें भैया 140 से 150, 140 से 150, 155 ये सब अगर चले जाए तो बीमारी का दूसरा पड़ाव, बीमारी का दूसरा पड़ाव।
इसमें डॉक्टर क्या करता है कि दवाइयां लिखता है। क्या करता है? दवाइयां लिखता है। देखिए हिल रहा है, दवाइयां लिखता है, ठीक है। और आपको कंप्लीटली लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा 6 महीना, साल भर, या हमेशा के लिए, क्योंकि आप अब बीमारी में फंस चुके हैं। शुरुआत में ही, शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया तो आप बढ़ चुके, बीच मझदार में है आप। थोड़ा सा लापरवाही तो अगला पड़ाव, और लंबा समय अगर ध्यान देंगे तो पीछे आने की संभावना है। आपको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने लगेगी जहां इस हाइपरटेंशन स्टेज में पहुंचे, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो 1 में थोड़ा सा एक्सरसाइज और अपना हैबिट चेंज करके आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 में चांस नहीं है। 2 में मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ ही जाएगी। टेलमी शार्टन करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन आता है ना, तो ऐसे करके। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? इस फर्स्ट एड के शानदार चैप्टर ब्लड प्रेशर को आप समझ रहे हैं? ये समझना और भी इसलिए जरूरी है, ये कोई रेयर चैप्टर नहीं है, कभी कभी यूज होना चैप्टर नहीं है, कभी कभी यूज होना मुद्दा नहीं है। ये डेली आपके लाइफ में काम आएगा, आपके मां के साथ, आपके भाई के साथ, अपने बाप पापा के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, या खुद के लिए साथ भी। हमें ब्लड प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए, उससे प्रिकॉशन कैसे लेना है, किस रेंज तक हम सुरक्षित हैं, किस रेंज तक हमें क्या करना है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, नहीं, ह्यूमन आर ए सोशल एनिमल। तो हमें सोसाइटी के लिए भी जीते हैं हम, तो सोसाइटी में भी कुछ समस्या होता है तो आप एटलीस्ट पढ़े लिखे होने के नाते, वो भी कौन सा पढ़ाई, सेफ्टी की पढ़ाई होने के नाते आपको जो है ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए। तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, क्योंकि रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, कि जो नॉर्मल होता है वो आपका 120/80 mmHg। mmHg क्यों लिखते हैं आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिर 120 से चलिए हम 130 ही मान लेते हैं बाई 80, तो उसको हम एलिवेटेड कहेंगे। विचारणीय मुद्दा हो जाता है, सोचनीय मुद्दा हो जाता है, टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब 130 के ऊपर आप चले जाते हैं, 130 से 140, ठीक है, तो अब आप बीमारी में फंस जाते हैं। उस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन। क्या वो नाम है? हाइपरटेंशन। अब उसमें शुरुआत में स्टेज 1 होता है और फिर स्टेज 2 होता है। क्योंकि तीसरा का नाम ही नहीं है, तीसरा का खतरनाक हो जाता है, फिर वो उसको क्राइसिस कह देते हैं, यानी कि भगवान भरोसे। आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पे आकर के कभी कभी, हाँ चुपचाप, यहां पे आकर के कभी कभी डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। देखिए गिरे, पकड़ लीजिए उसको। यहां पे आकर के कभी कभी डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज का अति अच्छा नहीं होता। ये 5वां स्टेज है ना, ये कौवा स्टेज है? 5वां। यानी कि आप, चलिए पहला स्टेज तो नॉर्मल हो गया, लेकिन 3 स्टेज पार करके ना यहां पहुंचेंगे, और 3 स्टेज तक अगर आप अपने पे ध्यान नहीं दिए तो 5वां स्टेज में कौन ध्यान दे पाएगा? समझिए बात को। फिर वो आपकी किस्मत और दुआ और डॉक्टर का प्रयास और भगवान की इच्छा के भरोसे काम होने लगता है। क्योंकि आपके हाथ में 3 चांस मिला था, आपके हाथ में 3 चांस मिला था, 5वां चांस आपका है ही नहीं, वो एक संभावना है बस। तो हमने 150 तक कहां तक पहुंचे थे हम लोग? हाइपरटेंशन स्टेज 2 तक, है ना। 150/90 के आसपास हम लोग पहुंचे थे। यहां तक भी हम क्योर कर सकते थे, लेकिन जब क्राइसिस में हम पहुंचेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर, तो इसमें हम 160, 170, 180, 190, 200 ब्लड प्रेशर हमने देखा है। सिस्टोलिक कितना होगा, डायस्टोलिक कितना होगा? 90, 100, 110, 120। बात समझिए। यानी कि जब हार्ट बीट कर रहा है तो 180, 190 पहुंच जा रहा है,
हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो भी 120 से कम नहीं हो रहा है, तो खतरा है। इसमें क्या हो सकता है भाई साहब? इसमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, बात समझ रहे हैं, पैरालिसिस हो सकता है, इसमें फेलियर ऑफ किडनी हो सकता है, किडनी फेल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, फेलियर ऑफ ऑर्गन हो सकता है, डैमेज ऑफ आई साइट हो सकता है, आंख की रोशनी जा सकती है, बात समझ रहे हैं। चलिए, और बहुत हाई हेडेक भी होगा क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, बुखार हटेगा नहीं। तो देयर आर सेवरल डिफेक्ट्स, अलग अलग बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जोड़ने की आइए उनको हुआ तो वो सेम उनको भी होगा ना, अलग अलग चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। दिस स्टेज इज हाई ब्लड प्रेशर, इसमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। मेडिकल अटेंशन के बाद तो खाली दवाई नहीं काम चलेगा, आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है, डॉक्टर का स्पेशल, खाली सुपरविजन नहीं, स्पेशल सुपरविजन की आवश्यकता पड़ सकती है, राइट। जैसे ही ब्लड प्रेशर 180/120 से एक्सीड कर जाता है और दवा लिए तो 5 मिनट रुकिए, फिर ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, अगर घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, तो स्पेशल केयर की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, है ना। इफ योर रीडिंग आर स्टिल अनयूजुअल हाई, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। दवा खा रहे हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, अगर बढ़ते जा रहा है तो एकदम स्पेशल केयर की आवश्यकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आपको हो सकता है एडमिट भी होना पड़ जाए। You could be experiencing a hypertensive blood pressure crisis। अगर 180, 170, 190 हो जाए और आपका दवा भी कम नहीं कर पाए उसको, अगर बढ़ते रहे तो उस बीमारी को, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, आपको लग जाएगा। तब आपको फील करना चाहिए कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करके, डॉक्टर को रिपोर्ट करके, और हो सकता है स्पेशल केयर यानी कि एडमिट होने की भी आवश्यकता पड़ जाए। ब्लड प्रेशर अगर 180 के ऊपर चला गया तो आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है, मेन पार्ट डैमेज हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें आप फूलने लग सकती हैं, आपका पूरा हड्डियां दर्द करने लग सकता है, आपको कमजोरी हो सकता है, आपके आंख की दृष्टि में परिवर्तन आपको महसूस होगा, ठीक है, बात करने में आवाज लड़खड़ा सकती है ना। और आपको इलाज करिए और इंतजार कीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो। उसके लिए इस स्टेज तक कोई ना पहुंचे तो ही बेहतर है। 3 स्टेज का मौका आपको मिल रहा है, उसमें सुधार लीजिए, ध्यान दीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो 5वां स्टेज, माँ का दुआ, आपका पैसा, डॉक्टर का ध्यान और भगवान का आशीर्वाद, 3 चीजों 4 चीजों पे चलेगी, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि यहां तो कोई दिक्कत है? तो क्या 5 स्टेज हम समझ गए? एक बार रिवाइज हो जाए। शैल वी रिवाइज राइट नाउ? ओके, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल। क्या है नॉर्मल रेंज? हाथ हटाइए। 120/80, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं, मस्त जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही, खराब भी नहीं करना है, वैसे ही चलना है। इसका मतलब ठीक आप चल रहे तब ना, ठीक है। 125-30 बढ़ा तो भी वैसे ही चलाना है, थोड़ा सा ध्यान दे करके। लेकिन सोचने वाला बात है कि भाई बढ़ गया तो उसको फिर बैक जैसे था वैसे ले आना है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन के डिजीज के चक्र में फंसते हैं, उसमें 2 स्टेज मिलेगा आपको, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 130 से 140, उसमें आपको चाहे आप तो दवाई की आवश्यकता नहीं पड़े तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। क्या? तो अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल कुछ महीनों तक, 2-4 दिन की बात नहीं है, कुछ महीनों तक चेंज करना पड़ सकता है। राइट? आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है। अगर नहीं सुधरे, नहीं प्रिकॉशन लिए, नहीं एक्सरसाइज किए, नहीं हैबिट बदले, लाइफस्टाइल और फूडिंग हैबिट नहीं बदले, तो आप दूसरे स्टेज से बहुत दूर नहीं है। अगला पड़ाव दूसरा स्टेज
हाइपरटेंशन स्टेज 2। उसमें क्या होता है 140 से 150 तक। इसमें भैया आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, बीपी का दवाई लेना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि क्या आपका बॉडी का सिम्टम है, उस हिसाब से 40 mg लेंगे या 80 mg लेंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है। प्लस जो स्टेज 1 में आप कर सकते थे एक्सरसाइज, वो तो करना ही पड़ेगा दवाई के साथ साथ। तो जब वो अभी करना है तो पहले ही कर लिया तो दवाइयां कम से कम बच जाता। तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज, आपको बीपी का मेडिसिन, आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, आपको जो आपका डॉक्टर सलाह दे वो सब चीज एक्टिविटी करना पड़ेगा हाइपरटेंशन स्टेज 2 में। अभी भी नहीं सुधार हुआ तो आप बहुत ही सेंसिटिव स्टेज, बहुत ही सेंसिटिव कदम बढ़ाने वाले हैं। वो कदम है आपका हाइपरटेंशन स्टेज 3 यानी कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नाम से ही डर लगता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सुन रहे हैं। इसमें 170, 180, 190, 200 तक के बीपी को नापा जाता है। आपका 160 के अगर ऊपर बढ़ता है, दवाइयां भी फेल हो जाती हैं, घटता नहीं है, बढ़ते रहता है, तो आप समझ लेंगे कि इसमें पड़ गए आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। तो इमीडिएटली डॉक्टर को फोन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपको एडमिट भी होना पड़ेगा, स्पेशल केयर की आवश्यकता पड़ेगी और समय से बीपी नापते रहना पड़ेगा भैया कम हो रहा है कि नहीं। बात समझ रहे? नहीं तो आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है, आंख, नाक, किडनी, स्टमक, एवरीथिंग, पेनक्रियाज सब डैमेज हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग, पेन हो जाएगा, आपके हेडेक हाई लेवल पे चला जाएगा, हाँ, आंख का विजन चला जाएगा, ब्रेन हैमरेज होने की संभावना है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। ये हो गया हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी कि हाइपरटेंशन का स्टेज 3। जनरली लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स हर लोगों के करीब में हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हाइपरटेंशन स्टेज 1 और स्टेज 2 दवाई का पालन करते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक कर लें क्योंकि हम जो खाते हैं वो अच्छा नहीं खाते हैं। मैं अपनी ही बात करूं, नहीं तो पेट मेरा बाहर नहीं आता है ना। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है। अब एक चार्ट है जो कि हम अभी डिस्कस किए हैं, राइट। नॉर्मल क्या होता है भाई साहब? नॉर्मल है 120 या 120 से कम होना चाहिए सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80। एलिवेटेड थोड़ा सा बड़ा हुआ है 120 से 129, डायस्टोलिक 80। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 140 तक और 80 90। स्टेज 2 140 तक ये है तो इसके ऊपर ही होगा और ये 90 के ऊपर होगा। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब 160, 170, 180, उधर 90, 100, 120 ऐसे करके। यहां कोई दिक्कत है? आप चाहें अगर आपको लिखना हो तो वीडियोस पॉज करके लिख सकते हैं। पॉज करने में कुछ नहीं है, एक बटन दबाइएगा, पॉज होगा, आप बकायदा नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। आगे अगर बात करूं मैं, यहां तक खत्म हो गया। अब कल के वीडियो में और कल के क्लास में मैं आपको बकायदा इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ब्लड प्रेशर मशीन का यूज कैसे करते हैं, बीपी कैसे नापते हैं, है ना। सिस्टोलिक को समझना आसान नहीं है क्योंकि जो हार्ट बीट होता है, जो स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं बहुत, क्योंकि यहां तो रखेंगे तो सुना, हार्ट पर रखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमें नर्व से चेक करना पड़ता है। यहां बड़ी सेंसिटिव, बहुत रेयर साउंड होता है, बहुत ही थिन साउंड होता है, उसको पकड़ना ही कला है। आप पकड़ लिए तो समझिए कि बढ़िया फर्स्ट एड हो गए इसमें ब्लड प्रेशर में, क्योंकि पकड़ा जाएगा तभी तो सारा डेटा हमको याद रहेगा, लेकिन यही नहीं पता कि है कितना, तो फिर उस डाटा को लेकर क्या करेंगे क्या। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर नापना यानी कि उसके नर्व को, पल्स को, बीट को पकड़ना नर्व से, यहां से या यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही क्या बोलते उसको, मुश्किल है। तो कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे बकायदा वीडियो में भी, और आप सबको यहाँ लाइव। ब्लड प्रेशर मशीन मेरे पास है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, घर पे है, कल आपको सामने प्रैक्टिकल होगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चाहे तो शेयर करें, क्योंकि ये कॉमन वीडियो है, ये सबके हित के लिए है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।